नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमिया गौतम। MPPSC में जो न्यू चेंज हुआ है और उस न्यू चेंज में जो नया सिलेबस प्रीलिम्स में जोड़ा गया है उसकी एक श्रृंखला यूनिट फर्स्ट की जो श्रृंखला है उस यूनिट फर्स्ट की टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले तो प्रत्येक स्टूडेंट का जो MPPSC की तैयारी कर रहा है ये उसका उत्तरदायित्व है कि उसको सिलेबस को उसको जितनी समझ उसके सिलेबस की होगी उसकी रणनीति उसकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव के रूप में डाला गया है। तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो यूनिट फर्स्ट का है और यूनिट फर्स्ट में हम टॉपिक वाइज जितने भी यूनिट फर्स्ट में टॉपिक न्यू जोड़े गए हैं या पुराने जोड़े गए हैं उन सब का टॉपिक वाइज हम जो है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अपने सिलेबस का कि उस सिलेबस में जोड़ा क्या क्या गया है। देखिए, सबसे पहले है संकल्पना और विचार। संकल्पना और विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये एक टॉपिक है। अब यहाँ पर क्या है, किस बात का संकल्पना और विचार है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा किसे कहा जाता है? हमारी जो प्राचीनता है, हमारा जो वेदों में जो हमारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है उस प्राचीनता की संकल्पना की बात कही गई है। यहाँ पर अभी तक ये देखा गया है कि बहुत सारे YouTube चैनल पर इस प्रकार के सिलेबस को देखिए, पूरा सिलेबस तुलनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। संकल्पना और विचार का तात्पर्य ये है कि आपकी सोच वो थॉट कहाँ से डेवलप हुआ है और किस प्रकार से डेवलप हुआ है। हम थ्योरी के रूप में नहीं लेके आए हैं, हम पूरा यूनिट फर्स्ट जो है वो यूनिट फर्स्ट के प्रत्येक टॉपिक से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, हम टॉपिक टू टॉपिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए। तो सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान समय तक जो हमारी ज्ञान परंपरा का आधार है वो कहां से आया है, बेस उसका क्या है, ये बात इस टॉपिक में पढ़ेंगे। भारतवर्ष, अगला टॉपिक है भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम क्या था, भारतवर्ष का आधुनिक नाम क्या था, विभिन्न ग्रंथों में भारतवर्ष का किस नाम से उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, किस ग्रंथ में किस टाइप से वर्णन किया गया है, ये बात कही गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है वेद का। वेद कितने प्रकार के हैं, वेदों की विषय वस्तु क्या है, वेदों का अध्ययन क्या है, वेदों के विभाजन कैसे हैं। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद क्योंकि उपनिषद ये वैदिक श्रृंखला के अंतिम भाग हैं, वैदिक परंपरा के क्या है, ये अंतिम भाग है। उपनिषद की संख्या, उपनिषद के प्रकार, उपनिषद में किस किस का वर्णन किया गया है, सबसे बड़ा उपनिषद। उसके बाद आरण्यक, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद सर्वदर्शन, स्मृतियां, ऋत। देखिए अभी तक ये पूरा सिलेबस जो है वो नया जोड़ा गया है। ये सिलेबस का चेंजमेंट इस बात को दर्शा रहा है कि हम जो अध्ययन अभी तक नहीं करते थे या फिर हम जो अध्ययन अभी तक सूक्ष्म रूप में करते हुए आए हैं उनका बृहद रूप से अध्ययन करें। हम अपनी वैदिक परंपरा को, अपने सनातन संस्कृति की जो वैदिक परंपरा है उसको जाने, समझें और उसे पढ़ने का हम क्या करें, प्रयत्न करें। यही उद्देश्य है नए सिलेबस में इन चीजों को डालने का, ठीक है। ऋत अपने आप में एक टॉपिक के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सभा व समिति ये वैदिक कालीन दो संस्थाएं हैं, ठीक है। लोकतंत्र, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व व तीर्थंकर, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का है, फर्स्ट यूनिट का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है प्राचीन व मध्यकाल में भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाएं। इस टॉपिक में देखिए यहाँ पर पूरा टॉपिक टू टॉपिक दिया गया है, इसमें एक लाइन में सारी बात कही
गई है। मतलब प्राचीन इतिहास का हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा से लेकर प्रमुख राजवंश मतलब महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में पढ़ना क्या क्या है, उसकी विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई वो पढ़नी है। उस समय का प्रशासन कैसा था, मतलब वेदा के समय प्रशासन कैसा था, हड़प्पा के समय प्रशासन कैसा था, मौर्य के समय प्रशासन कैसा था, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, उस प्रकार से। फिर ये सामाजिक जीवन क्या क्या चेंजमेंट आया, हड़प्पा में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वेदा में कैसी थी, मौर्य में कैसी हुई, गुप्तोत्तर में जो चेंजमेंट है, जो परिवर्तन है वो बताना है। और प्रशासन किस प्रकार से चलता था, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, बैंकिंग प्रणाली थी या नहीं थी, मुद्रा थी या नहीं थी तो कैसी व्यवस्था थी, इस टाइप से पूरा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है। देखिए थ्योरी तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, थ्योरी बहुत सारी यूट्यूब चैनल जो है वो थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम टॉपिक टू टॉपिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस टॉपिक से कितने बन सकते हैं, इसके लिए हम इस यूनिट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सिलेबस का बिंदु है भारतीय संस्कृति की विरासत, मतलब कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ सिलेबस है। ठीक है, मतलब पूरा कला पढ़ना है, कला की हमें कला के प्रकार पढ़ना है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, सारे कला के प्रकार, साहित्य, लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य है। ठीक है, फिर एंशिएंट साहित्य, मिडाइवल साहित्य है, पर्व, भारतवर्ष में मनाए जाने वाले पर्व और उत्सव, इनके बारे में हम लाएंगे। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक सामाजिक धार्मिक सुधार, ये आधुनिक भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के वीडियो बनेंगे, ऑब्जेक्टिव और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये वीडियो बनाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण व पुनर्गठन, ठीक है, ये बिंदु, ये वाला बिंदु और सबसे लास्ट वाला बिंदु ये न्यू सिलेबस में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको सिलेबस पता होगा, लेकिन जब हम किसी भी विषय की किसी भी यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने सिलेबस का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा। आज का जो हम 50 क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो इस टॉपिक पर है, यूनिट फर्स्ट के बिंदु फर्स्ट पर भारतीय ज्ञान परंपरा पर। बिना समय गवाए हुए हम अपनी यूनिट की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रयास है भारत में, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए और वीडियो को पुश कीजिएगा, सोचिएगा, आंसर लगाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत अधिक पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन भारतीय परंपराओं के आधार पर ही, ज्ञान परंपरा के आधार पर ही 50 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, भारत में पहले गणित को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो सबसे पहले गणित को, हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं उनमें गणित को किस नाम से जाना जाता था? हिसाब, मैथ, अंक गणित या वैदिक गणित। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है कि हमारे भारत में सबसे पहले गणित को हिसाब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हिसाब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में गणित के कितने अंग बताए गए हैं? प्राचीन काल में गणित के कितने अंग बताए गए हैं? ऑप्शन है 6, 8, 10 या 4। ठीक है, तो आप आधुनिक काल से मत लगा लीजिएगा, बोले अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, बोले 3 भाग है, एक आध और होगा, त्रिकोणमिति, बोले 4 हो गए, तो जिसका 4 जी नहीं, ये प्राचीन काल में है, तो इसका आंसर होगा ए, मतलब 6 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित पर आधारित सबसे आरंभिक पुस्तक कब लिखी गई? 5वीं सदी में, 4वीं सदी में, 6वीं सदी में या 9वीं सदी में? बताइए, सबसे गणित पर आधारित सबसे आरंभिक पुस्तक, मतलब बेसिक पुस्तक कौन सी है और कब लिखी गई? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कब लिखी गई।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6वीं शताब्दी बीसी में। 6वीं शताब्दी बीसी में सबसे आरंभिक गणित की पुस्तक लिखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित पर आधारित सबसे प्राचीनतम पुस्तक किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ग्रह सूत्र के नाम से, धर्म सूत्र के नाम से, शुल्ब सूत्र के नाम से या काम सूत्र के नाम से? तो आपको पता होगा कि इसकी जो पुस्तक है वो किस नाम से जानी जाती है? शुल्ब सूत्र, क्योंकि शुल्ब सूत्र वो ग्रंथ है जिसमें पहली बार संख्यात्मक रूप से संख्या का वर्णन किया गया है, अर्थात यह गणित विषय की प्रारंभिक पुस्तक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय और पाई के मानकों की अवधारणा, ध्यान रखना मान नहीं बात करी गई है, मानकों की अवधारणा किस ग्रंथ में, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस ग्रंथ में की गई है? ठीक है, ग्रह सूत्र में, आप स्तंभ सूत्र में, शुल्ब सूत्र में या धर्म सूत्र में? तो इसका आंसर क्या है? सर्वप्रथम ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा और पाई के मान की अवधारणा दी गई है शुल्ब सूत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सदी में व्यवहारिक रेखागणित की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? प्रथम सदी में, द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवहारिक रेखागणित की अवधारणा द्वितीय सदी बीसी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, तो आर्यभट्ट ने, आपस्तंभ ने, वराहमिहिर ने या कौटिल्य ने? ठीक है, तो सर्वप्रथम न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण का वर्णन जो है वो आपस्तंभ के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक कब लिखी थी? 499 बीसी में, 550 बीसी में, 470 बीसी में या 480 बीसी में? तो आपको पता है आर्यभट्ट का समय क्या है? 499 बीसी में। ठीक है, आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में के किस भाग में खगोल शास्त्र का वर्णन है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट की पुस्तक कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम जो है वो 4 भागों में विभाजित है। और सर्वप्रथम खगोल शास्त्र का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो आंसर है भाग 4 में खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के, तक्षशिला विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के या उज्जैन विश्वविद्यालय के? ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे आर्यभट्ट। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम का जो चौथा भाग है जिसका नाम है खगोल शास्त्र, ठीक है, ये चौथा भाग जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में खगोल शास्त्र एक विभाग हुआ करता था, उसी विभाग के नाम पर इनकी चौथे अध्याय का नाम खगोल शास्त्र रखा गया था। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्ट कितने खंडों में विभाजित है? 5 खंड, 4 खंड, 3 खंड या 7 खंड? तो आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया है कि 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम शून्य की, किसने सर्वप्रथम शून्य को संख्या के रूप में स्वीकार किया है? आपस्तंभ ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या सभी ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम
माना जाता है? पाठ्य पुस्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्टियम को, गणित सार संग्रह को, ब्रह्मसूत्र को या लीलावती को। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आंसर है लीलावती। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीराचार्य जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ विद्वान माने जाते हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गोलकाध्याय, गणित सार संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि या ग्रह गणित? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है कि महावीराचार्य की पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली देखने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? महावीराचार्य ने, ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने या बराहमिहिर ने? तो इसका आंसर क्या है? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम जो है वो जन्म कुंडली देखने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? महावीराचार्य ने, आर्यभट्ट ने, चरक ने या कालिदास ने? ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर है आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? मतलब माइनस जो संख्याएं होती हैं उसका सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने, चरक ने, आर्यभट्ट ने या फिर शंकु ने? तो इसका आंसर है ए, ऋणात्मक संख्याओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम ये किया गया ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, ज्वार भाटा व नक्षत्रों के बारे में ज्ञान प्रदान करने की जानकारी किससे प्राप्त होती है? सार संग्रह से, आर्यभट्टियम से, लीलावती से या सिद्धांत शिरोमणि से? तो आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में सर्वप्रथम ज्वार भाटा व नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, गणित कौमुदी, ये किताब का नाम है। गणित कौमुदी किसकी रचना है? नारायण पंडित की है, चरक की है, बराहमिहिर की है या ब्रह्मगुप्त की है? ठीक है, तो मध्यकाल में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है नारायण पंडित। इन्होंने गणित कौमुदी नामक ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खगोल शास्त्री वेधशाला भारत में कहाँ नहीं है? प्रश्न समझ लीजिए, खगोल शास्त्री वेधशाला भारत में कहाँ कहाँ है? तो 5 जगह खगोल शास्त्री वेधशाला है। इनमें से कहाँ नहीं है? बनारस में नहीं है, प्रयाग में नहीं है, उज्जैन में नहीं है या दिल्ली में नहीं है? तो भैया प्रयाग में नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है? प्रयाग में नहीं है। वैदिक काल में महान चिकित्सक किसे कहा जाता है? वैदिक काल का महान चिकित्सक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अश्विनी कुमारों को, यमयानी को, चरक को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो अश्विनी कुमारों को या देवता के रूप में पूछे जाते हैं। तो वैदिक काल के महान चिकित्सक जो है वो अश्विनी कुमारों को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव रोगों का प्रथम उपचार हेतु पुस्तक किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा ग्रंथ जिसमें पहली बार मानव रोगों के उपचार की बात कही गई है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, चरक संहिता में या लीलावती में? तो आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें किसकी बात कही गई है? मानव रोगों के उपचार की बात कही गई है। प्राचीन काल में औषधि शिक्षण हेतु कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? ठीक है, नालंदा तक्षशिला, वाराणसी तक्षशिला, बनारस नालंदा या फिर सभी? तो इसका आंसर क्या है? प्राचीन काल में 3 यूनिवर्सिटियां प्रसिद्ध थी। तो एक नालंदा, दूसरी तक्षशिला और एक थी विक्रमशिला। ठीक है, तो विक्रमशिला ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। सुश्रुत संहिता पुस्तक का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, वर्ण विषय मतलब किस बेस पर, किस आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है? आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी या विश्व विद्या? तो आपको पता है कि सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा के महान विद्वान थे। ठीक है, औषधि प्रयोजन हेतु पौधों व जड़ी बूटियों का उपयोग से संबंधित जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है?
ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न जो है वो आपकी प्राचीन ज्ञान परंपरा से संबंधित है। जो संकल्पना और विचार का पहला टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक जुड़ा हुआ है प्राचीन ज्ञान परंपरा, उस प्राचीन ज्ञान परंपरा के आधार पर ही हम ये सारे प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्रश्न है औषधि प्रयोजन हेतु पौधों व जड़ी बूटियों के उपयोग से संबंधित जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? अथर्ववेद, चरक संहिता, सिद्धांत कौमुदी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चरक संहिता वो पहली पुस्तक है जो पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता के किस भाग में मनोरोग की जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी, ठीक है, काया चिकित्सा की, कौमार वंश की, बूटा विद्या या इनमें से सभी। ठीक है, तो चरक संहिता के 6 भाग हैं। ठीक है, उस चरक संहिता के 6 भाग की बूटा विद्या नामक भाग में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, साइकोलॉजी अर्थात मनोरोगों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगर तंत्र, आगर तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाय चिकित्सा का, बाल चिकित्सा का, विष विज्ञान का या सभी का? तो आगर तंत्र में विष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि विष विज्ञान को वैदिक काल में किस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता था? तो आगर तंत्र के नाम से जाना जाता था। आगे प्राचीन इतिहास में सर्जरी को क्या कहा जाता था? कर्मवेद, शास्त्र कर्म, धातु कर्म या कर्म? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, धातु कर्म को भारतीय इतिहास में सर्जरी को धातु कर्म के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसगंगा सारंगधर संहिता, जिसमें फिर प्रयोगशाला में चिकित्सा तथा मूत्र परीक्षण के लिए अफीम का प्रयोग किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक किस सदी में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? सारंग संहिता, सारंगधर संहिता। इसमें जानकारी क्या है? लैब में चिकित्सा व मूत्र का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? अफीम के द्वारा किया जाता था। 13वीं सदी में, 10वीं सदी में, 9वीं सदी में या प्रथम सदी में? तो रस सारंगधर पुस्तक जो है वो 13वीं सदी में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी में सर्वप्रथम परमाणु की अवधारणा की जानकारी स्पष्ट होती है कात्यायन द्वारा, मनु द्वारा, याज्ञवल्क्य द्वारा या सभी द्वारा? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कात्यायन द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कात्यायन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। धातु कर्म का विकास किस काल में माना जाता है? लोह युग में, कांस्य युग में, ताम्र युग में या सभी में? धातु कर्म मतलब धातु का यूज करना, धातु का किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है, उसको किस प्रकार से मानव उपयोगी बनाया जाता है, वो लोह युग की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में कागज के निर्माण हेतु प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? कश्मीर, अहमदाबाद, अलवर, कश्मीर, भरतपुर, कश्मीर, काशी, जौनपुर। ठीक है, तो बताइए, तो मध्यकाल में कागज निर्माण के प्रमुख केंद्र कश्मीर, अहमदाबाद व मुरादाबाद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तोपों व बंदूकों या बंदूक है, तोपों व बंदूकों के उपयोग की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तुजुक-ए-बाबरी, तुगलकनामा, हिकमत या चचनामा? तो आपको पता है कि तुजुक-ए-बाबरी बाबर की किताब है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें सर्वप्रथम हमें तोपों व बंदूकों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में चिकित्सा की किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? उपचारात्मक, निदानात्मक, आरामात्मक या सभी? तो निदानात्मक मतलब रोग को जड़ से खत्म करने की बात कही जाती थी। जैसे बुखार है, आज की जो पद्धति है वो उपचारात्मक है। बुखार है, टैबलेट खा लो तो बुखार सही हो जाएगा, लेकिन बुखार कभी भी ना आए ऐसी दवा नहीं दी जाती। जबकि हमारी वैदिक परंपरा में जड़ से किसी भी चीज की समापन की बात, निदान मतलब सॉल्यूशन खोजा जाता था कि वो रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब में
गणित विषय को वर्तमान समय की बात कही गई है, वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? हिंदीशम, भारतम, गणित या गणित शास्त्र। ठीक है, क्योंकि अरब ऋणी है, किस बात के ऋणी है? गणित के क्षेत्र में अरब ऋणी है भारत के, इसलिए आज भी वहां पर गणित को हिंदीशम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज गणित का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आर्यभट्ट के द्वारा, चरक के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा या भास्कराचार्य के द्वारा? तो बताइए, बीज गणित का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। बोधायन द्वारा किस ग्रंथ की रक्षा की गई? रक्षा नहीं होगी, रचना होगी। किस ग्रंथ की रचना की गई? शुल्ब सूत्र की, कल्प सूत्र की, धर्म सूत्र की या नारायण सूत्र की? तो इसका आंसर है शुल्ब सूत्र की रचना बोधायन द्वारा की गई। भविष्यवाणी की सटीकता के लिए किसे जाना जाता है? छपड़क को, शंकु को, वराहमिहिर को या कालिदास को? ये सारे विद्वान जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, इनके 9 रत्नों में शामिल थे। इनकी सटीकता के कारण भविष्यवाणी इनकी इतनी ज्यादा सटीक हो जाती थी, वो जो बोल देते थे, जो भविष्यवाणी करते थे तो वो सही हो जाती थी, इसलिए वे चंद्रगुप्त ने मिहिर की उपाधि से विभूषित किया था। तो आप आंसर समझ गए होंगे, आंसर है वराहमिहिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीमक व पौधे किसकी उपस्थिति का संकेतक माने जाते हैं? ठीक है, अग्नि की उपस्थिति का, जल की उपस्थिति का, वायु की उपस्थिति का या वर्षा की उपस्थिति का? तो आंसर है जल की उपस्थिति का। धरती बादल का सिद्धांत किस पुस्तक से प्राप्त होता है? बृहद संहिता से, जातक ग्रंथों से, छेद सूत्र से या रामायण से? तो इसका आंसर क्या है? बृहद संहिता से धरती बादल का सिद्धांत क्या होता है? प्राप्त होता है। किस ग्रंथ में जहाज निर्माण की 2 प्रकार बताए गए हैं? कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। मतलब जहाज निर्माण, वो भी टाइप ऑफ जहाज निर्माण, चरक संहिता में, कृतकल्पतम में, आर्यभट्टियम में या सूत्र संहिता में? तो इसका आंसर हुआ कृतकल्पतम नामक ग्रंथ में जहाज निर्माण के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्राचीन खेल किसे कहा जाता है? शतरंज पासे को, शतरंज मार्शल आर्ट को, मार्शल आर्ट को मार्शल आर्ट और पासा, ठीक है, या फिर सभी को? तो इसका आंसर है बी, शतरंज और मार्शल आर्ट प्राचीनतम खेलों में माने जाते हैं। आगे, भारत के किस भाग में, हम स्टेट हैं, भारत के किस भाग में मार्शल आर्ट का विकास हुआ है? केरल में, बनारस में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर है केरला में। भारत में सबसे पहले मार्शल आर्ट जो विकसित हुई है वो केरल में हुई है। प्राचीन काल में दिशा सूचक यंत्र को किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य तंत्र, कुतुबनुमायन, कंपास या दिशा सूचक यंत्र? तो प्राचीन काल में मत्स्य तंत्र के नाम से दिशा सूचक यंत्र को जाना जाता था। ठीक है, शतरंज को रामायण में किस नाम से जाना जाता था? चतुरंगा, चौसर, शतरंज या मार्शल आर्ट? तो आंसर है चतुरंग के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ो। किस पुस्तक में सर्वप्रथम मार्शल आर्ट का वर्णन मिलता है? सबसे प्राचीनतम खेल है और केरल में विकसित हुआ है, तो किस पुस्तक में? कलारी चायन में, पवित्र पत्तू में, लोकायतन में, सभी में? तो कलारी चायन नामक पुस्तक में सर्वप्रथम मार्शल आर्ट का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में सूत्र का आविष्कार माना जाता है? सूत्र नहीं है, इत्र है। किस ग्रंथ में इत्र का आविष्कार माना जाता है? तुगलकनामा, आईने अकबरी, तुजुक-ए बाबरी या पादशाहनामा? तो आईने अकबरी वो पुस्तक है जिसमें पहली बार इत्र के आविष्कार की जानकारी दी गई है। ठीक है, गंध का संबंध किससे है? पृथ्वी से, आकाश से, जल से या वायु से? तो गंधवती भवती या पृथ्वी, अर्थात गंध का संबंध किससे है? पृथ्वी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है?
मालविका त्रिमित्रम में और विक्रमो वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में या मेघदूत में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, अभिज्ञान शाकुंतलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? छांदोपनिषद, कठोपनिषद, जवालोपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर है जवालोपनिषद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक प्राचीन ज्ञान परंपराओं से हम लेकर आए थे 50 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पुश करिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने नोट्स तैयार करके रखे हैं और आपके नोट्स ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, तो तैयारी बहुत अच्छी। अगर आपके 30+ आंसर सही जा रहे हैं तो तैयारी की रणनीति अच्छी है। अगर नहीं जा रहे हैं तो तैयारी पर और अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगली बार अगले टॉपिक से हम भारतवर्ष नामक एक टॉपिक है, वहां से ज्यादा नहीं बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।